कमला के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुधीर और छोटा बेटा मयंक। बड़े बेटे सुधीर की शादी मेनका नाम की एक अमीर घर की लड़की से हुई होती है। वहीं सुधीर को हमेशा से ही एडवेंचर और जंगलों में घूमने का शौक था। इस वजह से उसने अपने लिए एक आदिवासी समूह की लड़की बेला को चुना था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी मेनका बोलती है, माँ जी जरा बताइए सजावट कौन से वाले फूलों से करवानी है। अरे बहू, गुलाब के फूल लगवा दे, खुशबू से पूरा घर महकता रहेगा। माँ जी एक आदिवासी बहू बिहार के ला रही हो, आप और फूल गुलाब वाले लगवा रही हो। अरे नारियल के पत्तों या घास से घर सजाओ ताकि पूरी जंगली वाली फीलिंग आए उसे। बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ये बेफिजूल की बातें मुझसे मत किया कर। बेला आदिवासी हो, गरीब घर से हो या फिर किसी अमीर घर से, वो मेरे बेटे की पसंद है और वो जैसे भी है मुझे पसंद है। शादी से लेकर गृह प्रवेश तक कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। इतना कहकर मेनका चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती है, माँ जी चाहे जितना भी कर ले, लेकिन वो आदिवासी बहू मुझ अमीर बहू का मुकाबला थोड़ी कर सकती है। अरे जितना शानदार मेरा गृह प्रवेश हुआ था उतना इसका थोड़ी ना होगा। ये तो एक आदिवासी बहू है, आखिर घर में तो बड़ी बहू मैं ही हूँ, चलेगी तो मेरी ही। उसे झिंगा लाला हुई करना आता है, मैं बिल्कुल नहीं चलने दूंगी उसकी। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। हलवाई मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देता है और सजावट वाला घर का काम निपटाने में लगा हुआ होता है। इसी बीच बेला के पिता गट्टू कमला के घर पर आते हैं और बोलते हैं, कैसी है बहन जी? जी ठीक हूँ मैं, आप बताइए। जी हमारे यहाँ एक रस्म होती है, मैं उसी के लिए आपको आमंत्रित करने आया हूँ। आप सभी आज शाम को हमारे जंगल वाले घर में आ जाइएगा। हमने आप लोगों के लिए दावत रखी है, एकदम जंगल वाले तौर तरीके से। जी जी, हम जरूर आएंगे। कुछ देर बाद बात करने के बाद गट्टू वहाँ से चले जाते हैं और शाम को सभी लोग तैयार होकर बेला के घर पर जाते हैं, जहाँ चारों तरफ पत्तियां पेड़ों से सजावट कर रखी होती हैं। गट्टू के परिवार वाले सुधीर के परिवार वालों पर फूलों का बना खुशबूदार रस छिड़क कर उनका स्वागत करते हैं। तभी मेनका बोलती है, क्या एक गंदा बदबू वाला पानी डाल दिया इन्होंने हमारे ऊपर। देवर जी को ये आदिवासी ना जाने कहाँ से पसंद आ गई है। काश भगवान मेरी सुन ले, इस आदिवासी बहू का हमारे घर में गृह प्रवेश हो ही ना। सभी लोगों को एक तरफ बिठाया जाता है और अच्छे से तैयार हुई बेला सभी के सामने आती है, जिसे देखकर मेनका बोलती है, चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका तो है। मुझे तो लगा कि तुम्हें टार्जन जैसे कपड़े पहनती होगी। दीदी, आदिवासी होना हमारी पहचान है और अपना पहनावा पहनने में कोई शर्म नहीं होती है, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से मुझे भी पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। हाँ हाँ ठीक है, असलियत तो तब पता चलेगी जब तुम गृह प्रवेश करके घर में आओगे। ऐसे ही दोनों आपस में बात करते हैं। दावत पूरी होने के बाद सभी लोग घर पर वापस आ जाते हैं। अगले दिन कमला एक सुंदर सोने का हार देखते हुए बोलती है, ये सोने का हार मैं तो अपनी बहू बेला को उसके गृह प्रवेश में दूंगी। पहली बार मेरी बहू अपने ससुराल में कदम रखेगी। भगवान करे जब मैं उसे ये सोने का हार पहनाऊं तो इस हार की चमक की तरह मेरी बहू के चेहरे पर भी चमक बनी रहे। कमला इतना बोल ही रही होती है कि तभी मेनका वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, ये आप उसे आदिवासी बहू को गृह प्रवेश में देंगी? हाँ हाँ दूंगी, सुंदर है ना? बेला बहू पर खूब जचेगा। मेरे गृह प्रवेश में तो आपने मुझे बस एक पायल का जोड़ा दिया था और उसके लिए आप सोने का हार लेकर आई हैं। माँ जी मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे साथ इतना नाइंसाफी क्यों कर रहे हो? एक अमीर बहू के गृह प्रवेश में इतने कंजूसी और आदिवासी बहू को हर चीज दोगुना करके दे रही हो। बहू अपनी ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दे। मेनका तू तो जानती है ना, जितना तेरे पास है उतना उसके पास नहीं है। तू बेवजह उससे क्यों लड़ रही है? अरे सुधीर के बाद आखिर शादी किसकी होनी है? अब अपनी छोटी बहू के आने पर उसका गृह प्रवेश का इतना चाव करना तो बनता है ना। और वैसे भी तेरी तो आदत हो गई है नौटंकी करने की। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। आखिर मेरे छोटे बेटे की शादी है, मेरी बहू के गृह प्रवेश में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। इतना कहकर कमला चली जाती है। अब मेनका को धीरे धीरे बेला के गृह प्रवेश से चिढ़ होने लगी थी। ऐसे एक दिन वो खुद से बोलती है, चाहे कितना भी कुछ कर लो माँ जी, लेकिन आपकी आदिवासी बहू का गृह प्रवेश तो मैं बिगाड़ के रहूंगी। मैं इतनी अमीर थी, फिर भी आपने मेरा गृह प्रवेश इतने अच्छे से नहीं किया जितना आप इसका कर रही हैं। अब आप देखती जाओ माँ जी, अमीर वर्सेस आदिवासी बहू का गृह प्रवेश कैसा होता है।
ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार शादी का दिन आ जाता है और पूरी विधि विधान से उनकी शादी की जाती है। बैंड बाजों की जगह सुधीर के शादी के जश्न में नगाड़े बजाए जाते हैं। सभी लोग खुशी से नाच रहे होते हैं। तभी विदाई का समय आता है और गट्टू बेला को गले लगाते हुए बोलता है, बेटा अब तो तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। कभी अपने आदिवासी समूह की नाक नीचे मत होने देना। ससुराल में पहले दिन तू कदम रखने जा रही है, सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइयो। किसी को भी शिकायत का मौका मत दियो मेरी बच्ची। जी पिताजी, जैसा आप कहो। दे दो, जितनी शिक्षा देनी है दे दो। आज गृह प्रवेश पे तो आपकी बेटी और आपकी दोनों की बेइज्जती करवा के ही रहूंगी। इस चीज को आप सारी उम्र याद रखेंगे कि ससुराल में इसका ऐसा गृह प्रवेश हुआ था। ऐसे ही विदाई की रस्म पूरी होने के बाद सभी लोग गाड़ी में घर पर आ जाते हैं। घर आते ही सुधीर और बेला गेट पर खड़े होते हैं। तभी कमला बोलती है, अरे मेनका, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ, बहू का गृह प्रवेश करना है। आखिरकार मेरी छोटी बहू आ ही गई। अब तो मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मेनका आरती की थाली लेकर चली जाती है और अपनी सास के हाथों में पकड़ा देती है, जिसके बाद वो थोड़ा पीछे चली जाती है। उस साइड में चल रहे पंखे की हवा को धीरे से थाली की तरफ मोड़ देती है, जिस वजह से आरती की थाली में रखा दिया बुझ जाता है और मेनका बोलती है, हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन। माँ जी, इस नई बहू के आते ही घर में इतना बड़ा अपशगुन हो गया। ये तो अच्छा नहीं हुआ माँ जी। आपकी बहू के घर में पैर पड़े ही नहीं। देखो, सुख शांति सब कुछ खत्म हो गए। ना जाने इसने घर में कदम रखा और आरती का दिया बुझ गया। माँ जी, ये तो मनहूस है। ये तो किसी मनहूस चीज का संकेत दे रहा है। मेनका की बात सुनकर सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी कमला बोलती है, अरे कुछ नहीं होता, हवा इतनी तेज चल रही है। ऐसा शुभ अशुभ करके बहू के गृह प्रवेश में अड़चन मत डालो। दिया दोबारा से जला लेते हैं और सारी रस्म दोबारा शुरू करते हैं। इसके बाद कमला दिया जलाकर बेला की आरती उतारती है। तभी मेनका अलते का थाल भर के और चावल का भरा कलश गृह प्रवेश की रस्म के लिए रख देती है। बेला जैसे ही कलश को पैर मारकर गिराती है, कलश अपनी जगह से नहीं हिलता। ये देखकर मेनका फिर से बोलती है, कहने को तो ये आदिवासी बहू है, लेकिन इसमें इतनी जान भी नहीं है। ठीक से गृह प्रवेश का कलश भी नहीं गिरा सकी। अरे, जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने इतने अच्छे से गृह प्रवेश किया था। हर किसी ने मेरी तारीफ की थी। सब कुछ सीखी सिखाई थी मैं। एक ये है, कभी दिया बुझ जाता है तो कभी कलश नहीं गिरता है। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि इस आदिवासी बहू का गृह प्रवेश इसके ससुराल में हो। दीदी, मुझे लगता है इस कलश के नीचे कुछ चिपका हुआ है, तभी ये कलश अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। बेला की बात सुनकर कमला कलश को उठाने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि कलश के नीचे गोंद लगी हुई होती है, जिस वजह से कलश अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। कमला को समझ में आ जाता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि मेनका का ही काम है। ये देखकर मेनका को वो घूर कर देखती है और बोलती है, लगता है किसी बच्चे की शैतानी है। कोई बात नहीं बहू, ये गोंद मैं हटा देती हूँ। अब तू अच्छे से गृह प्रवेश कर। अपनी सास के कहने पर बेला कलश को पैर मारकर गिरा देती है और कलश अच्छे से गिर जाता है और चावल पूरी तरीके से फैल जाते हैं। जिसके बाद अलते की थाली में पैर रखकर बेला अपने कदमों की छाप अपने ससुराल में बनाती है। तभी सभी के सामने कमला बोलती है, मेनका बहू, मैंने तुझे समझाया था ना, अपनी ओछी हरकतें बंद कर दे, लेकिन तू है कि किसी की नहीं सुनती। तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना। पहले दिया का बुझना, फिर कलश का ना गिरना। अमीर और आदिवासी इस गृह प्रवेश के चक्कर में तुमने कितने मेहमानों के सामने बेला की इज्जत को खराब करने की कोशिश की। सोचो, अगर ऐसा कोई तुम्हारे साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता। परिवार एकता से बनता है, विवादों से नहीं। अपनी सास की बात सुनकर मेनका का सर शर्म से झुक जाता है। जिसके बाद वो बेला से माफी मांगती है और बोलती है, सॉरी बेला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जो कुछ भी मेरे गृह प्रवेश में हुआ था, माँ जी उससे कहीं बढ़ चढ़ के तुम्हारे गृह प्रवेश में करवा रही थी। इसलिए मुझे ये बात अंदर ही अंदर सता रही थी, लेकिन मैं भूल रही थी। हम सब एक ही परिवार के हैं। अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। बेला मेनका को माफ कर देती है। जिसके बाद गृह प्रवेश की रस्म पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। बेला और मेनका दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारी अच्छी बहू की तरह संभालती हैं और खुशी खुशी रहने लगती है। प्रियंका बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो कढ़ाई में देखती है कि काफी सारी दाल बच गई थी। ये देखकर प्रियंका को काफी बुरा लगता है। यहाँ तो इतनी सारी दाल बच गई है, अब मैं इसका क्या करूँ। मैंने माँ को पहले ही कहा था कि वो दाल उतनी ही बनाए
कि रात में ही सब आराम से खाना खाए और खत्म भी हो जाए, लेकिन माँ मेरी सुनती कहाँ है। उन्हें तो बस अपनी ही करनी होती है। अब मैं इतनी सारी दाल का क्या करूँ? अब इसका होगा क्या? इसे ऐसे तो फेंक नहीं सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए ये दाल फ्रीज में रख देती हूँ। कल सुबह देखा जाएगा कि इसका करना क्या है। प्रियंका दाल एक कटोरे में निकालकर फ्रिज में रख देती है और फिर बर्तन धोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। प्रियंका को भी अपने ऑफिस जाना था, इसलिए प्रियंका बहुत जल्दी से नहा लेती है और फिर खाना बनाने के लिए रसोई में जाकर सामान देखने लगती है। अब मैं खाना क्या बनाऊं? अरे हाँ, कल की दाल भी तो बच गई थी ना। अभी कोई ताजी सब्जी बनाऊंगी तो उसमें आराम से आधा घंटा लग ही जाएगा। इससे तो अच्छा है मैं बासी दाल में बढ़िया सा तड़का दे देती हूँ। दाल भी अच्छी बन जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा काफी। प्रियंका बिन कुछ ज्यादा सोचे समझे दाल में बढ़िया सा तड़का लगा देती है और खाना पैक करके कुछ नाश्ता टेबल पर लगा देती है। तभी वहाँ प्रियंका की माँ सुधा आती है और दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सुधा जैसे ही दाल देखती है तो वो प्रियंका से कहती है, अरे प्रियंका, तूने दाल क्यों बना दी? अभी कल ही तो हमारे घर में दाल बनी थी ना, तो आज फिर तूने दाल क्यों बना दी? घर में और भी तो सब्जियां रखी हुई है ना, वो क्यों नहीं बनाई? माँ, आपने कल कितनी ज्यादा दाल बना दी थी वो तो आपको याद ही नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। आपने कल रात में बहुत ज्यादा दाल बना दी थी और दाल तो वैसे भी काफी ज्यादा महंगी हो रही है, तो उस दाल को फेंकना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वो फ्रीज में रख दी थी और आज सुबह बासी दाल में ही तड़का भी लगा दिया मैंने। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी इतनी भी समझदार हो सकती है। अरे सच में तू तो काफी समझदार है। मैंने कोई गलती की और तूने मेरी गलती को ऐसे संभाल लिया। वाह बेटा। माँ, आपको ही लगता था कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने मुझे इतना तो दिमाग दिया ही है कि मैं आपकी गलतियों को ढक सकूं। इसीलिए ही मुझे कभी भी तारीफ करने का मन नहीं करता है। तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दूं, तू तो सर पर चढ़कर नाचने लग जाती है। माँ, हमेशा तो मुझे आप ताने ही देती रहती हो। अभी खाना खा लो और बताओ कि कैसा बना है। सुधा जैसे ही दाल खाती है तो उसे वो दाल बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह प्रियंका, ये बासी दाल तो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। मुझे नहीं पता था कि बासी दाल अगले दिन और भी अच्छी हो जाती है। सच सच बता, ये बासी दाल ही है ना? कहीं तूने सुबह सुबह ताजी दाल तो नहीं बनाई और अभी जानबूझकर झूठ बोल रही हो मेरे आगे? ये तो मुझे भी पता नहीं चला कि इतनी अच्छी दाल कैसे बन गई है। मैंने तो बस बासी दाल में तड़का ही दिया था। बासी दाल इतनी बढ़िया बन जाएगी ये नहीं पता था। चल कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। अब खा ले आराम से, तू भी पता नहीं क्या क्या करती रहती है। प्रियंका को बासी दाल काफी अच्छी लगने लगी थी, जिसके बाद प्रियंका अक्सर ऐसे ही बासी दाल में तड़का लगाकर खाया करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। अब कुछ दिनों बाद प्रियंका की शादी अमन नाम के लड़के से हो जाती है। प्रियंका शादी के बाद अपने ससुराल आकर ससुराल संभाल लेती है। प्रियंका के साथ रचना भी काफी ज्यादा खुश थी। कुछ दिनों बाद प्रियंका खाना बना रही होती है, तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इतने दिन हो गए हैं मैंने अपने ससुराल में बासी दाल में तो तड़का लगाया ही नहीं, और वैसे भी बासी दाल में तड़का लगाने के बाद वह दाल इतनी बढ़िया लगती है कि एक काम करती हूँ, आज मैं दाल ज्यादा बना दूंगी और कल इसमें ही तड़का लगा दूंगी। ये लोग भी तो खाएं, फिर इन लोगों को भी तो पता चले कि बासी दाल में तड़का लगाने के बाद क्या बढ़िया दाल लगती है। इसी तरह प्रियंका जानबूझकर ज्यादा दाल बना लेती है और फिर अगले दिन उसमें तड़का लगाकर वही लोगों को खिला देती है। लोगों को भी अच्छा ही लग रहा था। ऐसे ही प्रियंका का अब ये रोज का हो गया था, बासी दाल में तड़का लगाना। कुछ दिनों बाद रचना सुबह सुबह रसोई में अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है और प्रियंका को रात के बचे दाल में तड़का लगाते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, ये कल रात की बची हुई दाल है ना? कल सुबह भी हमने दाल ही खाई थी और रात में भी तूने दाल ही बना दी थी। आज सुबह तो फिर से दाल बना रही है। अरे हम इतनी दाल थोड़ी ना खाते हैं, कभी सब्जी भी बना दिया कर। माँ जी, जो कल सुबह आपने दाल खाई थी वह परसों रात की थी, बच गई थी तो मैंने बासी दाल में तड़का लगा दिया, और आज जो आप दाल खाओगे वह कल रात की बची हुई दाल है जिसमें मैं अब तड़का लगा रही हूँ। और अच्छी तो कितनी लगती है, आपको भी पता है। आपने कितनी बार मेरी तारीफ करी है। हाँ बहू, तारीफ तो की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू रोज हमें बासी दाल का तड़का लगा के खिला दे। कभी ताजा खाना भी बना लिया कर। एक काम किया कर, रात में थोड़ा कम खाना बना दिया कर ताकि अगली सुबह ताजा खाना बन सके और हम वो खाकर खुश भी हो सके और हमारा पेट भी भर सके। माँ जी, बासी दाल का तड़का जितना स्वाद होता है ना,
उससे तो हमारा पेट बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, इसलिए मैं तो यही बनाती हूँ। अच्छा माँ जी, अब मुझे बनाने दो, वरना ऐसे ही बातों में लग जाऊंगी मैं। अब मैं क्या ही बोलूं, तूने बनाना तो शुरू कर ही दिया है। अब इतनी दाल को फेंकने से अच्छा है कि तू बना ही ले। तू बासी दाल में ही तड़का लगा ले। तू तो बासी दाल में तड़का लगाने वाली बहू है। इस तरह रचना तो अपनी बहू को बासी दाल में तड़का लगाने वाले के नाम से ही पुकारती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते, लेकिन प्रियंका की इस आदत में कोई सुधार नहीं होता। वो रोज रोज ऐसा ही करती। और एक दिन ऐसा होता है कि घर में मेहमान आए हुए थे, तो भी उसने बासी दाल में तड़का लगा दिया और उन लोगों को परोस भी दिया। कुछ दिनों बाद प्रियंका के पेट में तेज दर्द होने लगता है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपनी बहू को इतना दर्द में देखकर रचना से भी नहीं रोका जाता और वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर रचना का चेकअप करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि बासी खाने की वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अब डॉक्टर उसे सलाह भी देते हैं, प्रियंका को बासी खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ देर बाद सभी लोग घर पर आ जाते हैं। तभी रचना अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बहू, अब तेरे दिमाग में कुछ गया कि नहीं? बासी खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे 1-2 बार तो समझ में आता है। आज घर में ज्यादा खाना बन गया है तो शाम को अगले दिन बासी खाना खा लेंगे, लेकिन तूने तो हद ही कर दी थी। जानबूझकर खाना ज्यादा बनाती थी ताकि अगले दिन तुझे बासी खाना खाने को मिले। देख लिया ना क्या हाल हो गया तेरा। अब कई दिनों तक प्रियंका ज्यादा दाल नहीं बनाती, जिससे अगले दिन बासी दाल में तड़का नहीं देना पड़ता। इसलिए प्रियंका की तबीयत ठीक होती है और वापस से लेकिन वो सब कुछ वही शुरू कर देती है। ये सब देखकर अब रचना कुछ बोलती नहीं और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्रियंका माँ बनने वाली थी और बासी दाल के साथ बासी खाना खाने की वजह से उसके पेट में फिर से दर्द हो गया और इसी दौरान उसका अबॉर्शन भी हो जाता है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप सही कह रही थी, मेरी ही गलती है। मैंने अगर आपकी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। बहू, मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा कोई बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा तुझे यही समझाती थी, लेकिन तूने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी। मेरी बात ना मानने का नतीजा। इतना सब हो जाने के बाद प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो बासी दाल में तड़का लगाना छोड़ देती है और उतना ही खाना बनाती है जितना एक समय में चल जाए। सीतापुर के एक छोटे से गांव में रूपा और गीता नाम की 2 बहनें रहती थी, जो कि मटकी बेचा करती थी। रूपा बड़ी बहन थी, जो कि स्वभाव में बहुत ही झंझटी और गुस्से वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन गीता बहुत ही शांत और समझदार थी। एक दिन दोनों बहनें मटके बेचकर घर लौटती हैं। तभी रूपा गीता को खाली हाथ देखकर बोलती है, गीता, तू खाली हाथ क्यों चली आई? तेरे सारे मटके कहाँ हैं? कहीं पड़ोस में तो नहीं दे आई ना? दीदी, मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ क्या, जो अपने सारे मटके ऐसे ही पड़ोस में दे आऊंगी? तो फिर तेरे सारे मटके कहाँ गए? रास्ते में गिरकर फूट तो नहीं गए? दीदी, कभी तो अपने मुंह से अच्छी और सही बोला करो ना। आपकी इस नकारात्मक सोच के कारण आपका कोई भी काम सही से बन नहीं पाता है। मुझे भाषण देना बंद कर और सच सच बता, तेरे मटके कहाँ गए? रूपा दीदी, मैंने अपने सारे मटके बेच दिए। आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। गीता की बात सुनकर रूपा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जहां गीता के सारे मटके बिक गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूपा के आधे से ज्यादा मटके बचे हुए थे। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तो अपने मटके के साथ करती क्या है, जो सभी ग्राहक चुंबक की तरह तेरे पास खींचे चले आते हैं? दीदी, हर काम में गुस्सा चढ़ाने से नहीं होगा कुछ, बल्कि कई जगह हमें प्यार और शांति से भी काम लेना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आपको कुछ भी दिखाई कहाँ देता है। आजकल की दुनिया प्यार से बात करने लायक नहीं है। आजकल जब लोगों से प्यार से बात करो तो वो हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। माना दीदी कि इस दुनिया में गलत लोग रहते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि इस दुनिया में गलत के साथ साथ सही लोग भी रहते हैं और हमें सबके साथ एक सही बर्ताव रखना पड़ेगा। तुझसे तो बात ही करनी बेकार है। बिना बात तुझसे बहस कर रही हूँ मैं। रूपा अपने सभी मटकों को घर के आंगन में रखकर अंदर चली जाती है और गीता हाथ मुंह धोकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें खा पीकर आराम से सो जाती हैं। तभी अचानक से 4 बजे गीता की आंख खुलती है और वो अपने आप से बोलती है, सुबह के 4 बज गए हैं, मुझे भी घर के काम भी निपटाने हैं और मटके भी तैयार करने हैं। अगर मटके तैयार नहीं हुए तो मैं बाजार में क्या बेचने लेकर जाऊंगी। गीता, तू इतने अंधेरे में क्या कर रही है? तुझे नींद नहीं आती क्या? दीदी, लगता है आप नींद में हैं, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा है कि सुबह होने वाली है। मैं अपने समय से ही उठी हूँ। अरे हाँ, वो तो 5:30 बजे हैं। वो मैंने ना टाइम नहीं देखा था।
अरे कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी भी सो सकती हूँ। दीदी तो आपको जगाया ही किसने है? और वैसे भी आपके पास अभी बेचने के लिए मटके बचे हुए हैं, तो आप सो सकती है। लेकिन मेरे तो सारे मटके बिक गए ना, तो अगर मैं सो गई तो मटके कैसे बनाऊंगी? हाँ ये बात भी सही है। ठीक है, तू बना अपने मटके, मैं तो चली सोने, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ये जानते हुए भी अकेले इतने सारे मटके बनाना आसान नहीं है। रूपा आराम से जाकर सो जाती है, लेकिन गीता हार नहीं मानती और कुछ घंटे में ही सारे मटके बनाकर वो धूप में रख देती है। कुछ देर बाद रूपा फिर बाहर आती है और बोलती है, आज तो तू सुबह सुबह मटके बेचने जा नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे पास तो मटके ही नहीं है, और जो ताजे मटके तूने बनाए थे वो सूखे ही नहीं है। लेकिन मेरे पास तो अभी बहुत सारे मटके हैं, मैं तो चली अपने मटके बेचने। कोई बात नहीं दीदी, अगर मैं नहीं जा सकती हूँ तो आप ही चल लीजिए। आखिर पैसे तो एक ही घर में आने हैं ना, चाहे आपके मटके बिके या मेरे मटके, बात तो एक ही है। बस हमारे घर में आमदनी होनी चाहिए अच्छे से। हाँ हाँ, अब तू भी बोलेगी ना, क्योंकि तू तो मुझसे जीत ही नहीं सकती है। और तू आज देख लियो, मैं अपने सारे मटके बेच के आऊंगी। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी दीदी कि आपके सारे मटके बिक जाए, ताकि निराश होकर आप घर कभी ना आओ। मार ले, तुझे जितना ताना मारना है मार ले, लेकिन तू आज देख लियो, मैं तुझे ताने मारने का मौका ही नहीं दूंगी, अपने सारे मटके बेच के आऊंगी। मैंने आपको एक बार ताना मारा तो आपको इतना बुरा लग गया? आप तो हमेशा मुझे ताने मारती रहती हो। खैर ये सब छोड़िए और अब आप अपने मटके बेचने के लिए जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। जा ही रही हूँ, मैं कौन से तुझसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। मैंने खाना खा लिया है और ले भी लिया है, तेरी इच्छा होगी तो तू खा लियो। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। रूपा इतना कहकर अपने मटके बेचने के लिए चली जाती है और गीता भी मटके बनाना शुरू कर देती है। तभी उसके सामने फिर से एक और परेशानी आ जाती है, जिसका सामना उसे करना ही पड़ता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ गांव के एक पुजारी आते हैं और उससे बोलते हैं, और गीता बिटिया, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? घर में सब ठीक? जी पुजारी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में सब कुछ ठीक ठाक है। आप बताइए कि आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा, वो गांव के मंदिर में कलश उठाने की सोच रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे मटकों की जरूरत पड़ेगी। अगर हो सके तो कुछ मटके दे दे, बदले में हम तुझे पैसा दे देंगे। मुफ्त में नहीं चाहिए बेटा, पैसे मिलेंगे उसके बदले तुझे। अब कैसी बातें कर रहे हैं पुजारी जी आप? अब मंदिर के काम में इस्तेमाल होने वाले मटकों के लिए भी मैं पैसे लूंगी? इतना भी छोटा दिल नहीं है मेरा। मैंने ये सारे मटके आज ही सुबह बनाए हैं। आपको जितने भी मटके की जरूरत है आप ले जा सकते हैं, मुझे उसका दाम नहीं चाहिए। एक ही घर में पैदा हुई हो तुम दोनों बहनें, लेकिन तुम दोनों में कितना अंतर है। जब पिछली बार मटके लेने आया था तो रूपा बिटिया ने मुझसे दुगना पैसा लेकर मुझे मटके दिए, और एक तू है जो 1 रुपया भी लेने को तैयार नहीं है। पुजारी जी आप मेरी बहन की बातों पर मत जाइए, उनको स्वभाव ही ऐसा है। बस भगवान जी से ये प्रार्थना कीजिए कि हमारा काम ऐसे ही चलता रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। गीता का सरल स्वभाव और अच्छा व्यवहार देखकर पुजारी को बहुत खुशी होती है और वो अपनी जरूरत अनुसार मटके लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शाम के समय रूपा फिर सारे मटके लेकर वापस आ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर गीता के मटकों पर जाती है, जो कि उसे कम लगते हैं। तभी वो बोलती है, आज तो तुझे भी समझ में आ ही गया होगा ना गीता, जब सारे मटके नहीं बिकते हैं तो कितना दुख होता है। आज तू मेरी तरफ मटके वापस लेके आई है ना। दीदी आप ये क्या कह रही है? जब मैं गई ही नहीं मटके बेचने तो वापस क्या लेकर आऊंगी? मैं कुछ समझी नहीं, तो आखिर कहना क्या चाहती है? सुबह तो तूने बहुत सारे मटके बनाए थे, लेकिन अभी सिर्फ तो 2-4 ही दिख रहे हैं। अगर तू बेचने गई नहीं तो ये सारे मटके बिके कैसे? कहीं आसमान में तो नहीं उड़ गए? नहीं दीदी, वो पुजारी जी आए थे, वही सारे मटके लेकर चले गए शायद। उन्हें मंदिर में कलश रखवाना है जिसमें मटकों की जरूरत पड़ेगी। तब तो तेरी आज घर बैठे बहुत अच्छी कमाई हो गई है ना। उस कमाई से मुझे आधा हिस्सा दे दे। मेरी किस्मत सही है, मैं बाहर धूप में जल कर आई हूँ, फिर भी मेरे मटके खत्म नहीं हुए हैं, और तूने तो घर में बैठे बैठे मटके बेच लिए। नहीं दीदी, मैं पुजारी जी से 1 रुपया भी नहीं ले सकती। अब मंदिर के काम के लिए पैसे लो, अच्छा थोड़ी न लगता है। लेकिन वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मूर्ख लड़की, आशीर्वाद से घर नहीं चलता, बल्कि पैसों से घर चलता है। एक तो हम लोग वैसे ही गरीब हैं, जैसे तैसे मटके बेच के अपने घर का गुजारा करते हैं।
ये दान धर्म हमारे बस की बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन सब में। ये करके किसी काम में कोई फायदा नहीं होता है। रूपा गीता को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन फिर पुजारी अपने साथ एक आदमी को लेकर आता है जो कि मटके का कारोबार करता था। उससे मिलने के बाद गीता और रूपा का काम बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि वो दोनों से होलसेल में मटके खरीदता है और आसपास की सभी दुकानों पर बेच दिया करता। गर्मी के कारण उनके काम में बहुत ही तरक्की होती है। ये सब देखकर रूपा भी समझ जाती है कि किसी भी काम को करने के लिए अपना व्यवहार और स्वभाव शांत और अच्छा रखना चाहिए। नीलम की बहू काजल किचन में खाना बना रही होती है। तभी नीलम किचन में आती है। बहू, किसी डब्बे में कई सारे बिस्किट होंगे, उन बिस्किट को बाहर निकाल दे। मैं पार्क जाते हुए कुत्ते को डाल दूंगी। ठीक है माँ जी, थोड़ी देर में निकाल दूंगी। और खाने में क्या बना रही है? कुछ अच्छा बना ले, बहुत दिन हो गए कुछ ढंग का खाया नहीं। जी माँ जी, जैसा आप कहे, कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। आप बताइए आपको क्या खाना है? अरे जो मन है वो बना ले, लेकिन कुछ अच्छा बना जिसे खाकर मन खुश हो जाए। इतना कहने के बाद नीलम किचन से निकल जाती है और हॉल में बैठकर टीवी देखने में मगन हो जाती है। कुछ देर बाद काजल हॉल में हलवा बनाकर लाती है और जहाँ विमला भी पहले से ही मौजूद थी, अब काजल अपनी सास और पड़ोसन दोनों को ही हलवा देकर कहती है, माँ जी, आपकी पसंद का हलवा बना दिया है, खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे वाह 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 बहू, क्या बात है, तूने तो दिल खुश कर दिया। हलवा वैसे भी मेरा फेवरेट है बहुत ज्यादा। तभी तो मैंने ये हलवा आपके लिए बना दिया है, बस आप खाकर बताइए कैसी बनी है। अब नीलम और विमला दोनों ही हलवा खाते हैं और उन्हें हलवे का टेस्ट काफी चेंज लगता है, लेकिन दोनों ही हलवे का स्वाद लेते हुए काजल की खूब तारीफ करते हैं। अरे बहू, क्या बात है, हलवा बन गया। वैसे ये हलवा सूजी का तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी है बड़ा ही स्वादिष्ट है। एकदम सही कह रही है नीलम, बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है तेरी बहू ने। वैसे बहू, खाना पीना बनाने के मामले में तेरे हाथ में जादू है, जादू। काजल भी अपनी तारीफ सुनकर किचन में काम करने चली जाती है। इधर विमला और नीलम हलवा का स्वाद लेते हुए एक दूसरे से कहते हैं, कुछ भी कह नीलम, लेकिन तेरी बहू खाना पीना अच्छा बनाती है। वैसे मुझे इस हलवे की रेसिपी दिलवा दियो अपनी बहू से। हाँ ठीक है, बहू को बोलूंगी कि वो विमला को इस हलवे की रेसिपी दे दे। ठीक है। अब काजल के सास नीलम को वो हलवा इतना पसंद आता है कि अगले रोज ही नेहा अपनी बहू काजल से हलवा बनाने के लिए कहती है, अगर तेरे पास फुर्सत है तो थोड़ा सा मीठा बना ले, वही जो कल बनाया था। क्या बात है माँ जी, वो हलवा आपको पसंद आया? ठीक है, मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं फिर से बना दूंगी आपके लिए। नीलम किचन में खड़ी होती है और काजल किचन का काम निपटा रही होती है। तभी नीलम अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने तुझे कल कुत्ते के लिए बिस्किट निकालने के लिए कहा था। लगता है तो आजकल मेरी बातों को सुनकर अनसुना कर रही है। माँ जी, वो तो मैंने कुत्ते को डाल दी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बातों पे ध्यान रखती हूँ। दरअसल काजल जिस बिस्किट की बात कर रही थी, वो बिस्किट का हलवा वो बना चुकी थी और अपनी सास और पड़ोसन को खिला भी चुकी थी। अब आज भी नीलम अपनी बहू से कहकर हलवा बनवाती है और हलवा बन जाने के बाद सबको हलवा काफी पसंद भी आता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और नीलम भी रोज ही अपनी बहू से कहकर हलवा बनवाने लगती है। माँ जी, महीने में 10 बार तो आपके कहने पे मैं हलवा बना ही देती हूँ ना। अरे खाने का मन कर गया तभी तो तुझे कहने लग गई ना, हलवा बना दे। वैसे ये हलवा कैसे बनाती है तू, मुझे भी बता। जिस दिन तू कहीं बाहर चली गई तो मैं बना लूंगी। अरे माँ जी, हलवा तो बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। घर में जो कुत्तों के डालने के बिस्किट होते हैं ना, उसका ही हलवा बनाती हूँ मैं। काजल इतना कहती है कि तभी उसके पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे बहू, तूने क्या कहा? एक बार दोबारा दोहरा तो सही, क्या मैं गलत सुन रही हूँ? नहीं माँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने कहा कि मैं ये हलवा बिस्किट का बनाती हूँ, जिसे आप कुत्तों को डालने के लिए कहती हैं। लेकिन जो मैं हलवा बनाती हूँ ना, तो ये मैं कुत्तों को देने से अच्छा उसी में डाल देती हूँ। राम रे राम नीलम, तेरी बहू ने क्या हमें कुत्ता समझ रखा है? कुत्ते को डालने वाले बिस्किट से हमें ये हलवा बनाकर खिला रही थी और मैं सोचती रही कि जैसी नीलम वैसी ही नीलम की बहू, लेकिन ये तो चंट निकली। अरे माँ जी, इसमें चंट वाली कौन सी बात है? मैंने यूट्यूब पर बिस्किट का हलवा रेसिपी देखी थी, तो आपने बिस्कुट कुत्तों को डालने के लिए दिए ही थे, तो मैंने सोचा इसी का हलवा बना देती हूँ। अरे तो उस दिन तूने मुझे कुत्ते को डालने वाले बिस्किट खिलाए, वो भी हलवा बनाकर। अरे बहू, कैसी है तू? बहू, तूने ये अच्छा नहीं किया। अरे भला कोई अपने सास के साथ ऐसा करता है क्या? लेकिन जो भी बोल,
बिस्किट से हलवा बहुत अच्छा बना था। अब हमारी बेइज्जती हो ही गई है तो शर्माना क्या। चल जा बहू, अब बिस्किट से हलवा बना ला। काजल को लगता है कि उसकी सास ये सब सुनकर उसे सुनाएगी और कहेगी कि खबरदार, अब से जो हलवा बनाया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। लेकिन नीलम को तो बिस्कुट से बना हलवा खाने का चस्का ही लग गया था और इस वजह से महीने में 15 दिन बिस्किट का हलवा तो नीलम के घर जरूर बनने लगा था और इससे काजल दिन रात परेशान हो जाती थी। एक रोज किचन में काम करते हुए काजल गुस्से में अपनी सास के लिए हलवा बना रही होती है। जी तो कर रहा है हलवे में जहर डाल के दे दो उस बुढ़िया को। अरे एक बार बिस्किट का हलवा क्या बना दिया, ये तो मेरे सर पे ही चढ़ गई है। तीनों टाइम हलवा बनाने के लिए बेचैन कर रखा है इसने। अरे बहू, तुझे कब से कह रखा है हलवा बना दे, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है। माँ जी कितना मीठा खाने लगी हैं आप। अगर आप इतना मीठा खाएंगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। अरे तो डायबिटीज होगी तो मुझे होगी ना, तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। वैसे भी तू कुत्ते को डालने वाला बिस्किट से हलवा बनाकर मुझे उस दिन खिला चुकी है ना। अब जब बिस्कुट ला कर दिया है तो उसका हलवा क्यों नहीं बना रही। आज तो मैं माँ जी को सबक सिखा के रहूंगी, चाहे जो हो जाए। इतना कहने के बाद काजल वहाँ से चली जाती है। लेकिन काफी देर बाद काजल अपनी सास नीलम के लिए बिस्किट का हलवा बनाकर लेकर आती है। तभी वहाँ विमला का आना होता है। विमला उस हलवे को खाने से रोकते हुए कहती है, नीलम रुक जा, ये हलवा मत खा। तेरी बहू ने इस हलवे में जो डाला है उसके बारे में मैं तुझे बताऊंगी तो तू बिना खाए ही मर जाएगी। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। मेरी बहू ने इस हलवे में ऐसा क्या डाल दिया, कहीं मेरी बहू इसमें जहर तो नहीं मिला रही। अरे जहर ही समझ, तेरी बहू कुत्तों के आगे से बिस्किट उठाकर लेकर आई है तो वो कुत्तों का खाया हुआ जहरीला बिस्किट ही होगा ना। कैसी बातें कर रही है तू। कुत्तों के आगे का बिस्किट उठाकर मेरी बहू क्यों लाएगी, उसमें दिमाग नहीं है क्या। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरी बहू नुक्कड़ पर जो कुत्तों के लिए लोग बिस्किट रख जाते हैं ना, वहाँ से एक पन्नी में बिस्किट भरकर लेकर आई थी और मुझे लग रहा है उसने तुझे इस बिस्किट का हलवा बना कर दिया है। राम रे राम, विमला तू सच कह रही है क्या। हे भगवान, हे प्रभु, कहाँ हो आप, मुझे दर्शन दो और अपने साथ ले चलो। इस औरत ने तो मुझे मारने का ही मन बना रखा है। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल अब हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने आपका मनपसंद हलवा बना दिया है। अच्छा विमला काकी के लिए हलवा लाना है क्या? नाना बहू, मुझ पर मेहरबानी कर, मुझे नहीं चाहिए तेरे बिस्किट का बना हलवा, वो भी कुत्तों का झूठा। अच्छा तो आपने देख लिया कि मैंने कुत्ते के खाए हुए बिस्किट से हलवा बनाया है। कुत्तों के झूठे बिस्किट में स्वाद आएगा। माँ जी आपने खा तो लिया ही ना। बहू तू मुझे मारना चाहती है ना, भगवान मुझे बचाए ऐसी बहू से। विमला तूने तो आज मेरी जान बचा ली, तू ही एक मेरी सगी है। उस दिन के बाद से नीलम फिर कभी बिस्किट का हलवा खाने का नाम नहीं लेती और काजल को भी काफी हद तक आराम मिलता है, क्योंकि काजल ने जानबूझकर कुत्ते के खाए हुए झूठे बिस्किट से अपनी सास के लिए हलवा बनाया था। और विमला ये देखकर नीलम को सब सही समय पर बताने पहुंच जाती है, वरना आज तो नीलम ने कुत्तों के झूठे बिस्किट का हलवा खा लिया होता। माधुरी अपनी सास रूपवती और पति गोपाल के साथ सुंदर नगर के एक गांव में रहती थी। माधुरी के घर में बहुत सारी गाय भैंसें थी, जिसके चलते उसकी रसोई में दूध, घी, मक्खन, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन माधुरी रसोई में रोटियां सेक रही होती है और उसका पति और सास वहीं बैठे खा रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन चंपा उनके घर आती है और उनकी थाली में घी से भरी कटोरी देखकर बोलती है, रूपवती, तेरे और तेरे बेटे की थाली में घी की कटोरी देखकर लग रहा है तेरे घर में बहुत घी है। तेरी गाय अच्छा दूध दे रही है, वरना जहाँ हम लोगों को घी देखने को नहीं मिल रहा, वहाँ तेरी थाली में घी से भरी कटोरी रखी है। आ गई तू फिर से हमारे खाने पर नजर मारने के लिए। तू हमेशा खाने के टाइम पर ही क्यों आ जाती है? मुझे क्या पता कि तुम लोग अभी खाना खाने बैठे हो। मैं तो यहाँ अपने पोते के लिए थोड़ा सा दही मांगने आई थी। पूरे गांव में एक तेरे ही घर की दही है जो सबसे ज्यादा मीठी होती है। मेरा पोता तेरे घर की दही पाकर सारा खाना खा लेता है। हाँ तो सीधा सीधा ये बोल कि तू दही मांगने आई है। तुझे जो भी मांगना होता है वो पहले ही लेकर चली जाया कर। घर में ऐसे नजर लगाने के लिए हमारे खाने के टाइम पर ही यहाँ मांगने मत आया कर। अगर तुझे ये लगता है कि मैं जानकर तेरे खाने पर नजर मारने के लिए तेरे खाने के टाइम पर आती हूँ, तो आज के बाद मैं कभी तेरे घर नहीं आऊंगी। अरे काकी, आप माँ की बातों का बुरा क्यों मान रही हो? आप तो जानती हो ना, माँ को आदत है आपसे मजाक करने का। आप बैठो, माधुरी आपके लिए दही लेकर आती है। अरे हाँ काकी, आप बैठो,
माँ जी की बात पर ध्यान मत दो, मैं अभी आती हूँ। माधुरी रसोई से एक बड़े गिलास में लस्सी और खाने के लिए चटनी, रोटी और घी रखकर एक थाली लेकर चंपा के पास आती है। बहू, ये खाने की थाली तू किसके लिए लाई है? और मैंने तुझसे दही मांगी थी, ना कि लस्सी। काकी, मैं आपको दही भी दे दूंगी, लेकिन अभी ये सारा खाना मैं आपके लिए लाई हूँ। ये सारा खाना आपको खाना है। अब खाने के टाइम पर मैं आपको खाली पेट तो नहीं भेज सकती हूँ ना। रूपवती, पिछले जन्म में तूने पक्का कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुझ जैसी खड़ूस औरत को इतने अच्छे बहू बेटे मिल गए, वरना तेरा गुजारा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, और उन कामों में तूने मेरी थोड़ी मदद कर दी होगी, तभी तुझे भी ये सुख प्राप्त हो रहा है। वरना आजकल के बहू बेटे अपने खुद के माँ बाप को नहीं पूछते, किसी और को क्या ही पूछेंगे। तेरी इस बात में दम तो है, तभी तो मैं तेरी बहू और बेटे को अपने बहू बेटे की तरह प्यार करती हूँ, और इन्हीं की वजह से मैं तेरी कही हुई किसी चीज का बुरा नहीं मानती। चंपा की बात सुनकर रूपवती का मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपने बहू बेटे की वजह से उसे कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। माधुरी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। माधुरी के हाथों का खाना खाकर चंपा बोलती है, बहू, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। तू अपनी रसोई में कुछ भी बनाती है वो सब अच्छा बनता है। ये सबकी रसोई में नहीं होता। तू अपनी रसोई में कौन से मसाले या कौन सी चीज डालकर खाना बनाती है जो सब कुछ इतना अच्छा बनता है? काकी, मैं अपनी रसोई में कुछ खास नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी रसोई में सभी खाने को प्यार से बनाती हूँ। और लोग कहते हैं ना कि प्यार से बनाई गई चीज रसोई में सबसे अच्छी बनती है। ये बात सही है बहू तेरी। मेरी तो एक अंग्रेजन बहू है, उसे तो कुछ आता ही नहीं है। साल में कहीं एक बार आएगी, वो भी सिर्फ अपने कमरे में बैठे आराम फरमाती रहेगी, कभी कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। कहती है उसे यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कोई बात नहीं काकी, अब जब वो आएगी ना तब उसे मेरे पास भेज देना। एक बार तो गांव वाली बहू की रसोई का खाना खा लेगी ना, उसे सब अच्छा लगेगा। ठीक है बहू, जरूर लेकर आऊंगी। अब तू मुझे दही दे दे, मैं जाऊं, मेरा पोता अकेला है। चंपा की बात सुनकर माधुरी दोबारा से रसोई में जाती है और उसके लिए कटोरी में दही लेकर आती है। जिसके बाद चंपा अपने घर चली जाती है। दिन बीतते हैं और चंपा आए दिन किसी न किसी बहाने से रूपवती के घर खाना खाने के लिए पहुंच जाया करती थी। रूपवती के सभी घर वाले ये बात जानते थे, लेकिन वो भी सभी चीजों को अनदेखा कर देते थे। एक दिन रूपवती का बड़ा बेटा और बहू घूमने के लिए गांव आते हैं, जिन्हें देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी माधुरी उनके लिए देसी घी के लड्डू और पानी लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी जेठानी रिया बोलती है, ओह माय गॉड, इट्स टू ऑयली। यार इसे हटाओ यहाँ से। तुम लोग ऐसा खाना कैसे खा सकते हो? भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? लड्डू खाने में क्या बुराई है? और ये तो घर के देसी घी में बने हैं, इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ओह गॉड, तुम लोग गांव के गवार लोग हो, तुम्हें क्या पता कि इसमें कितना फैट होता है। यार इससे कितनी बीमारियां होती हैं, तुम लोग फिर भी खाते हो। हा हा हा, भाभी हमें तो लगता था कि घी खाने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर अच्छा बनता है। जी जेठानी जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक बार यहाँ का बना हुआ खाना खाकर तो देखिए, फिर आप अपना शहरी खाना भूल जाएंगी। नहीं नहीं, तुम लोग ही खाओ ये देसी घी, मैं तो नहीं खा सकती हूँ इसे। खा लेंगी जेठानी जी, आप बिल्कुल खा लोगी। बस कुछ दिन यहाँ रुक जाइए, उसके बाद आप खुद ब खुद खाएंगी ये सब खाना। अभी आपने मेरे हाथों का खाना खाया नहीं है ना, जिस दिन खा लोगी ना उस दिन आपको पता चलेगा कि शहरी लोग भी गांव का खाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के पानी में एक अलग स्वाद होता है। लेट्स सी, देखते हैं तुम ऐसा क्या चमत्कार करती हो। रिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सभी को रिया के स्वभाव के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। रात के समय सभी एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी माधुरी सभी के लिए गुड़, मोटी रोटी, साग और चटनी लेकर आती है और सभी उसे बड़े शौक से खा रहे होते हैं। तभी रिया बोलती है, ओह गॉड, तो ये खाना बनाती है अपनी रसोई में? भाभी एक बार ये खा कर देखिए, आप अपने शहर के 56 भोग भूल जाएंगी। ओह नो नो, मुझे ये मोटी मोटी रोटियां खाने का कोई शौक नहीं है, तुम लोग ही खाओ, एंजॉय इट। जेठानी जी, इस मोटी रोटी में ना चने का आटा, मक्के का आटा, प्याज, हरी मिर्च, बेसन सब मिला हुआ है। इस रोटी को साग के साथ खाने में बहुत मजा आता है। अगर ये आप एक बार खा लोगी ना तो बार बार खाओगी। बड़ी बहू, अब इतना भी घमंड ठीक नहीं है अपनी अंग्रेजन बहू को लेकर। या तो मेरी पड़ोसन चंपा रोती थी, या तो अब मैं रोती हूँ।
इसीलिए मैंने अपने बेटे को मना किया था कि शहर की लड़की से शादी मत कर, लेकिन उस टाइम तो इस पर प्यार का भूत चढ़ा था। आज मुंह बंद करके बैठा हुआ है। माँ भैया को क्यों बोल रही हैं? वो बेचारे चुपचाप बैठे हैं। ठीक है भाभी, अगर आपको नहीं खाना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। रिया चिढ़कर वहाँ से चली जाती है और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। देर रात रिया की आँख खुलती है। भूख के मारे उसे नींद नहीं आती। वो बेड से उठकर अपना बैग खोलती है और 2 मैगी के पैकेट निकालकर रसोई में जाती है और बनाने लगती है। तभी उसकी नजर मोटी रोटी और साग पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलती है, क्या सच में माधुरी ने मोटी रोटी इतनी स्वादिष्ट बनाई थी? खा तो सभी बहुत प्यार से रहे थे। मैं भी खा के देखूं क्या? किसी को क्या ही पता चलेगा, सभी तो सो रहे हैं। मैं भी खाकर देखती हूँ आखिर बनी कैसी है। रिया मैगी गैस पर चढ़ाकर मोटी रोटी और साग लेकर खाने लगती है। उसको खाने में वो मैगी को भूल ही जाती है और उसकी सारी मैगी जल जाती है। जलने की बदबू से सभी लोगों की आँख खुल जाती है और सभी रसोई में आ जाते हैं और रिया को चुपके से खाना खाते देख लेते हैं। तभी रूपवती बोलती है, रिया बहू, मेरे गांव की बहू की रसोई का खाना कैसा लगा? माँ जी बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया ही नहीं है। अब तो तू भी हमारे साथ मिलकर गांव की रसोई का खाना ही खाएगी ना? जी माँ जी, मैं खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। भाभी फिर ये आपकी जली हुई मैगी कौन खाएगा? पहले आप इसे खा लीजिए, फिर बाद में खाना खा लेना। गोपाल की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। रिया सबसे अपने गलत बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है और उस दिन के बाद से वो जितने दिन भी गांव रहती है, अपनी देवरानी के हाथों का बना हुआ देसी खाना ही खाती है।